सभी छात्रों, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। स्टूडेंट, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी जो हमारी कोचिंग है वो लखनऊ के आलमबाग एरिया में है। यहाँ पिछले 5 साल, कहने मतलब हम विगत 5 सालों से हमारे यहाँ एसएससी, जेई और टीई 2, जेई जूनियर इंजीनियर, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्र आते हैं तथा बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इनमें सफलता भी अर्जित किए हैं। तो आज का हमारा विषय है डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन, कहने मतलब डीसी मशीन के बनावट पे आधारित हम कुछ बातें करेंगे। ध्यान टीजी 2 में ये रखना है, जो बच्चे टीजी 2 की परीक्षा में बैठेंगे वो ध्यान रखें कि कोई भी मशीन या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की संरचना को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उस पे आधारित उनसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो बढ़ाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पास आपको डीसी मशीन का डायग्राम दिखाया गया है। ये वाला डायग्राम रियल डायग्राम, कहने में वास्तव में आपका डीसी मशीन ऐसा दिखता है। और जो हमारी किताबों में चित्र बना डायग्राम बना तो उसे ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, जिसमें मशीन को इस तरह से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक जनरेटर और एक मोटर। जनरेटर जिसे आप जनित्र बोलते हैं, और मोटर। तो संरचना की बात करें, इनके कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो दोनों मशीनें क्या होते हैं? एक समान होते हैं, मतलब उनमें कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए जब हम कंस्ट्रक्शन या बनावट की बात करते हैं तो हम जनरेटर और मोटर दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनमें जो जो इसेंशियल पार्ट, कहने लगे महत्वपूर्ण अंग हैं इस मशीन के, उनके बारे में। तो इस डायग्राम में देखो, ये जो हरा कलर का, ये हरा रंग का दिख रहा है, जो बाहर की इसकी बॉडी कहलाता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम बोलते हैं यॉक। और इसी डायग्राम में यॉक को देखो किससे दिखाया गया है? ये हिस्सा देख रहे ना, ये हिस्सा क्या है? यॉक है। ठीक है, देखो ध्यान से। और मैंने यॉक को अलग से भी बना दिया है, वो देखिए यहाँ पास। यॉक देखिए क्या होता है, एक खोखला सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, मशीन के सारे महत्वपूर्ण भाग इसी खोखले सिलेंडर के अंदर रहते हैं। तो उन सभी जितने हिस्से हैं मशीन के अंदर मौजूद, जैसे वाइंडिंग हो गए, पोल हो गए, ब्रश हो गए, कम्यूटेटर, सॉरी कम्यूटेटर हो गए, इन सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें जरूरी है कि हम किसका इस्तेमाल करें? यॉक का। तो चलिए पहले बात कर लें कि यॉक किसका बना होता है, किस पदार्थ से यॉक को बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यॉक, अगर मशीन हमारा छोटा है, कहने मतलब छोटे मशीन, डीसी मशीन, छोटे डीसी मशीन के लिए यॉक किसका बनाते हैं आप? कास्ट आयरन का। याद रहेगा। और अगर मशीन हमारा क्या है? बड़ा है, बड़ा मतलब लार्ज, लार्ज मशीन, लार्ज मशीन के लिए इसको किससे बनाएंगे हम? कास्ट स्टील से। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए, छोटे डीसी मशीन है, स्मॉल डीसी मशीन, तो किससे बनाओगे? कास्ट आयरन। और बड़ी है तो किससे बनाओगे? कास्ट स्टील। ठीक है। अच्छा, अब इसका कार्य क्या होता है? तो इसके जो मेन दो, जो इसका मेन महत्वपूर्ण दो कार्य है वो ये है कि पहला, मशीन के सभी भाग की सुरक्षा रखना। किससे सुरक्षित रखना? बाहरी, बाहरी वातावरण से। क्योंकि हमारे बाहरी वातावरण में धूल, डस्ट है ना, बारिश मान लीजिए मशीन रखा है और कहीं गलती से बरसात होने लगी और उसमें, कहने मतलब बारिश का पानी या किसी कहीं और तरह से उसमें पानी ना चला जाए। ठीक है, तो बाहरी वातावरण से हम इसको क्या करते हैं? सुरक्षित रखने के लिए हमारा कौन कार्य करता है? यॉक कार्य करता है। दूसरा, जब हम इसका कार्य सिद्धांत देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो यॉक है वो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता देता है, यानी कि पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दो काम, दो चीजें आपसे पूछा जाएगा कि यॉक बने किसके होते हैं, और दूसरी चीज कि यॉक का कार्य क्या है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे अब हम बात करेंगे किसके बारे में? देखिए, ये जो इस डायग्राम में देखो सारे बच्चे, ये जो नीला कलर का देख रहा, नीला वाला, इसे हम बोलते हैं क्या? मशीन के पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। और ये पोल कहाँ पास स्थिर होते हैं?
तो ये जो यॉक है ना, यॉक जो भी बनाया था, यॉक के आंतरिक सतह से, आंतरिक सतह देख रहे हैं, इसी से भैया नॉट नट बोल्ट की सहायता से हम पोल को यॉक के आंतरिक सतह से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने पोल की मशीन दिखाई गई है आपको? इस डायग्राम में 4 पोल दिख रहे हैं। ठीक है, पोल 2 से लेके समांतर कितने हो सकते हैं? 8। तो अब हम बात करेंगे पोल्स की। देखिए बच्चों, थोड़ा लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए कई बातें मैं पहले से ही लिख लिया हूँ। देखिए, पोल्स जो है वो दिखने में आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको सामने यहाँ से देखें तो पोल्स हमारा कुछ ऐसा नजर आएगा। ये देखिए, यहाँ पर सामने से देखेंगे तो पोल्स ऐसा नजर आएगा। अब पोल्स में भी दो हिस्से हो जाते हैं। एक कहलाता है आपका पोल कोर, जैसे ये जो हिस्सा देखिए, ये यहाँ से ये हिस्सा कहलाता है पोल कोर। और इसके नीचे का हिस्सा, कहने मतलब ये हिस्से, ये क्या कहलाते हैं? पोल टू कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये हिस्सा क्या है? पोल फोर, और ये हिस्सा क्या है? पोल टू। चलिए पहले देख लें कि पोल, देखिए पोल कहाँ स्थिर होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ये देख रहे हैं आप, यॉक, यॉक क्या था? एक खोखला सिलेंडर था जिसके आंतरिक सतह पे ही हम क्या करते हैं? पोल को स्थापित करते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? नट बोल्ट की सहायता। देखिए यहाँ पर दिख रहा रिवेट, आप देखिए ये। ठीक है ना, तो ऐसे हम इनको कहाँ स्थिर करेंगे? यॉक के आंतरिक सतह पे। ठीक, चलिए अब ये किसके बनाए जाते हैं पोल? तो पोल ध्यान रखिएगा, पोल सिलिकॉन स्टील के भी बनाए जाते हैं और पोल एनिल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं। अब क्यों, इसका कारण क्या है? तो देखिए बच्चों, कभी भी आप किसी भी मशीन में आप पढ़ेंगे कि जो कोर है, वो अब कोई भी कोर हो, ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं, सिलिकॉन का बनाया जा रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर में भी कोर किसका बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील का। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? हिस्टैसिस क्षति जो होती है, यानी कि जो हमारा, जिस हिस्टैसिस क्षति को क्या बोलते हैं आप बताइए सारे लोग? थोड़ा सा, हिस्टैसिस क्षति को क्या बोला जाता है? थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए इनका। चलिए, हिस्टेसिस क्षति को हिस्टेसिस लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टेसिस लॉस को कम से कम रखने के लिए पोल्स किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन या एनएलडी स्टील के। अब दूसरी चीज, आप जरा ध्यान से इस डायग्राम को ध्यान से देखो सारे बच्चे। तो ऐसा लग रहा है ना कि कई पतली पतली प्लेटों को एक के ऊपर एक रख के क्या किया जा रहा? पूरा कोर का निर्माण, पोल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेमिनेशन करना। तो कहने का मतलब पोल जो हमारे होंगे, चाहे पोल कोर हो चाहे पोल टू हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके लेमिनेटेड होते हैं। क्यों हम कोर को लेमिनेटेड करते हैं? उसका कोर, या आप ऐसा समझिए पोल को क्यों लेमिनेटेड करते हैं, उसका कारण है कि हम क्या करना चाहते हैं? एडी करेंट जो क्षति होती है, एडी करंट लॉस को कम से कम रखना चाहते हैं। अब देखिए, कंफ्यूज ना होइएगा सारे स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि आपका पोल कोर भी लेमिनेटेड है और पोल सू भी दोनों लेमिनेटेड है, यानी पूरा पोल ही आपका लेमिनेटेड होता है, चाहे उसको आप कोर की बात करिए चाहे सू की बात करिए। ठीक है, चलिए कार्य, अच्छा इसका कार्य क्या है? देखिए, हम जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, उसको हम क्या करते हैं? इन्हीं पोल्स पे वाउंड करते हैं, इन्हीं पोल्स पे हम वाउंड लपेटते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, यह फील्ड वाइंडिंग को धारण करता है। ठीक है ना, जो फील्ड वाइंडिंग आप पढ़ेंगे बाद में, कितने वाइंडिंग होते हैं? दो, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग को कहाँ लपेटा जाता है? पोल पे लपेटा जाता है। ठीक है, तो दूसरा काम क्या है? जब फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी तो यही जो पोल्स हैं ये क्या बनाएंगे? आपका मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करेंगे, और ये किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबक की भांति ये काम करेंगे। ठीक है, अब कोई कहे कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो आप बताइएगा, 2 से सामान्यतया 8 होती है। ठीक है, पोल हरदम मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 के गुणज में होते हैं। कहने का मतलब या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 या 8। कभी भी पोल आपके 1, 3, 5, 7 ऐसे, कहने का मतलब ऑड नंबर में, विषम संख्या में नहीं होंगे, हरदम इवन में होंगे। इवन मीन्स सम संख्या में। ठीक है, तो ये बात हो गई पोल की।
अब बात, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आप देख रहे हो कि जो पोल शू है उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया ज्यादा है किससे, पोल कोर के एरिया से। नीचे देखिए कुछ ज्यादा चौड़ा हम बना दिया, देखिए यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ना, नीचे यहाँ पास हम थोड़ा ज्यादा क्या कर रहे हैं, एरिया बढ़ा दे रहे हैं। ये किस लिए करते हैं, अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो देखो बच्चों, जो रिलक्टेंस, प्रतितम पढ़े हैं आप, रिलक्टेंस, वो एरिया को बढ़ा देने से रिलक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है मशीन में। ये कार्य सिद्धांत में डीप में बताएंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अभी बस ऐसा समझिए क्यों हम चौड़ा करते हैं, क्योंकि अगर एरिया हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, तो प्रतिष्ठम यानी रिलक्टेंस कम हो जाएगा, और रिलक्टेंस कम हो जाएगा तो हमें पता है जो फ्लक्स मशीन के अंदर बनता है वो ये होता है। तो रिलक्टेंस अगर कम हो जाएगा तो मशीन के अंदर फ्लक्स बढ़ जाएगी, मशीन हमारी और अच्छी तरह से कार्य करेगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आर्मेचर की। तो पिछले डायग्राम में देखिए, मैं आर्मेचर दिखाता हूँ। देखिए इस डायग्राम में देखिए ये हिस्सा, ये जो देख रहे हैं ये आर्मेचर, और यहाँ इस वाले डायग्राम, दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो आर्मेचर कौन सा है, ये जो येलो वाला देख रहे हैं ये हिस्सा, यही क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है। ठीक है ना, तो जरा आर्मेचर की बात कर लेते हैं। देखिए आर्मेचर क्या होता है कि आप क्या करिए, देखिए देख रहे ना ये क्या है, सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट के ऊपर ही आप पूरा सॉलिड कोर नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं आप, कई पतले पतले पतले, कई हॉलो सिलेंडर, कई खोखले गोले एक के ऊपर एक चढ़ा के क्या बनाते हैं आप बनाते हैं होल, सॉरी आर्मेचर कोर। ध्यान रखिएगा कैसे बनाएंगे, जैसे ये साफ लिया आपने, साफ ऐसे साफ लिया और उसके ऊपर कई पतले पतले, कई हॉलो सिलेंडर एक के ऊपर एक रखते हुए हम क्या बना लेते हैं, हम बनाते हैं आर्मेचर कोर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्मेचर कोर किसका बना होता है। तो आर्मेचर कोर को हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से। और सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाते हैं भी बताया, क्योंकि हम स्टेटिक लॉस कम करना चाहते हैं। और आप देखिए हम कई पतले पतले हॉलो सिलेंडर का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आर्मेचर कोर है वो भी क्या होता है, लेमिनेटेड होता है। और लेमिनेटेड क्यों होता है, एडी करंट को कम करने के लिए। ठीक है, अब अगला देखिए, देखो अब हमें क्या करना है कि ये जो देख रहे हैं आप देख रहे हैं ना आर्मेचर कोर, इसको कुछ ऐसे देखिए, सामने देखेंगे तो ऐसा दिखेगा आर्मेचर कोर आपका। आर्मेचर कोर पे हमें वाइंडिंग तार लपेटने होते हैं। अब ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर पे तार इसके लंबाई के लॉन्ग लपेटना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर पे देखो ये देख रहे हैं, आर्मेचर पे क्या बनाते हैं, स्लॉट। स्लॉट मीन्स क्या होता है, खांचे। खांचे जब बनाएंगे तो इन्हीं खांचों में हम क्या करेंगे, कॉपर वायर की वाइंडिंग लपेटेंगे। ठीक है, वो देखिए आर्मेचर स्लॉट्स, ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये सब क्या है, स्लॉट्स हैं। इन्हीं स्लॉट में आर्मेचर जब वाइंडिंग वाउंड करेंगे तो इन्हीं में क्या आ जाएंगे, आर्मेचर कंडक्टर आ जाएंगे। कंडक्टर मीन चालक। ठीक है, तो देखिए यही चीज लिखा है, आर्मेचर कोर की बाहरी सतह पे स्लॉट बनने होते हैं, बाहरी सतह पे ध्यान रखिएगा। इन स्लॉट के अंदर आर्मेचर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि जब वाइंडिंग हम करेंगे इन्हीं स्लॉट के अंदर तो वाइंडिंग में क्या आते हैं, आपके चालक आते हैं, कंडक्टर आते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप कार्य सिद्धांत में पढ़ेंगे, अभी मैं हल्का सा बता दूं कि आर्मेचर वाइंडिंग भी दो प्रकार से की जाती है, एक कहलाती है आपकी लैप वाइंडिंग, एक कहलाती है वेव वाइंडिंग। तो लैप और वेव इन दोनों वाइंडिंग को हम बाद में पढ़ेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि डीसी मशीन में इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में विद्युत यांत्रिकी जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है डीसी मशीन में, वो कहाँ होता है, तो आप बताएंगे वो आर्मेचर में होता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि डीसी मशीन में आप क्या देते हो, यांत्रिक ऊर्जा, जो किसमें कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में, तो वो कन्वर्जन कहाँ होता है, तो बताएंगे आर्मेचर में। और मोटर को क्या देते हो, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा, जिससे मोटर क्या बनाता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा का बदलाव हो रहा है विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, ये कहाँ पास होता है, वो होता है आर्मेचर में। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए छात्रों, अब पिछला डायग्राम, अच्छा चलिए इस डायग्राम में देखिए, आपको मैंने दिखाया है, ये है आपका पूरा आर्मेचर। आर्मेचर में देखिए ये आप जो लोहे की टाइप, ये जो रॉड देख रहे हैं, ठीक है, ये ये
कहलाता है सॉफ्ट। क्या कहलाता है भैया? सॉफ्ट। और ये जो है, ये है आपका आर्मेचर, आर्मेचर कोर। अब देखिए आर्मेचर कोर में ये जो लाइनें, ये जो दिख रही हैं हिस्से, ये हिस्से, ये हिस्से और ये हिस्से, ये क्या है? स्लॉट। और स्लॉट पे ही आपने क्या किया? स्लॉट के अंदर ही आपने वाइंडिंग किया है, जो बाहर आपको नजर आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो वाइंडिंग है, जिसे आप कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। ये आर्मेचर वाइंडिंग आप देखिए तो आगे जाके, ये जो देख रहे हैं ना, ये कुछ आपको गोल्डन टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये है क्या? ये तांबा है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है, ये कम्यूटेटर का डायग्राम बनाया गया है। अब पहले कम्यूटेटर की बात कर लें। पहला देखिए, यह बैकेलाइट के आधार पर हार्ड ड्रॉन, ध्यान रखिएगा, हार्ड ड्रॉन कॉपर की पट्टियों को कसकर बनाते हैं। हार्ड ड्रॉन कॉपर की पट्टियों मतलब सेगमेंट, ये देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये क्या है? बैकेलाइट। और ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? कॉपर है। और आप ध्यान से देखिए तो कॉपर की कई सेगमेंट हैं, देख रहे हैं ना, ये कॉपर के सेगमेंट हैं, देखिए, ये एक सेगमेंट हुआ, ये सेगमेंट हुआ, ये सब कॉपर के सेगमेंट है। और ठीक है, और दो सेगमेंट, ये दो सेगमेंट के बीच में ये जो देख रहे हैं, इसमें क्या भरा जाता है? इसमें माइका भरा जाता है। देख रहे हैं ना, देखिए, एक सेगमेंट कॉपर का ये हुआ, एक सेगमेंट कॉपर का ये हुआ, इनके बीच में ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या भरा गया? अभ्रक, माइका। माइका क्या करता है? दोनों अलग अलग सेगमेंट को एक दूसरे से आइसोलेट, मतलब इंसुलेट करता है। ठीक है, इंसुलेट का मतलब इनके बीच में विद्युत रोधी का काम करता है। ठीक है, एक तरह से कुचालक का कार्य करता है। अच्छा, कम्यूटेटर जो है डीसी जनरेटर में भी इस्तेमाल होता है और डीसी मोटर में भी इस्तेमाल होता है। कम्यूटेटर आपका कैसा डिवाइस होता है? मैकेनिकल, यांत्रिक एक डिवाइस है, ध्यान रखिए, कम्यूटेटर इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है। तो जनरेटर केस में ये मैकेनिकल रेक्टिफायर का काम करेगा। अब रेक्टिफायर का काम क्या होता है स्टूडेंट? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हम जब कार सिद्धांत पढ़ेंगे तो देखिएगा, उसमें आप पता चलेगा कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है आर्मेचर में, वो उसका नेचर कैसा होता है? एसी। और हमको बाहर के चाहिए डीसी, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? कम्यूटेटर का। डीसी जनरेटर में कैसा यूज होता है कम्यूटेटर का? मैकेनिकल रेक्टिफायर। और डीसी मोटर में ये कैसा काम करेगा? मैकेनिकल इन्वर्टर। क्यों? क्योंकि ये डीसी को क्या कन्वर्ट करेगा? एसी में। ठीक है, तो कम्यूटेटर की बातें इतनी बहुत हैं कि कम्यूटेटर की कहने का मतलब किस पदार्थ से बनाया जाता है, कम्यूटेटर के दो सेगमेंट के बीच में माइका भरा जाता है, और इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, और कम्यूटेटर जो है, ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम में, तो कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर और वाइंडिंग आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, और कम्यूटेटर और वाइंडिंग को आपस में जोड़ना ही कहलाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कम्यूटेटर सेक्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ब्रशेस किसे कहते हैं। देखिए ब्रश का कार्य क्या होता है, आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये जो लाल रंग का दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया है कम्यूटेटर। लेकिन कम्यूटेटर से बाहरी परिपथ को, अगर हम बाहरी परिपथ को जोड़ना चाहें, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है? हमें ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ब्रश का काम क्या है? कम्यूटेटर से ये धारा को कलेक्ट करता है, जनरेटर के केस में, ठीक है ना। और मोटर केस में ये डीसी धारा को कम्यूटेटर की सहायता से कन्वर्ट करके एसी धारा में किसको दे देता है? आर्मेचर को। तो कम्यूटेटर का काम क्या है? सॉरी, ब्रश का काम क्या है? कम्यूटेटर से धारा कलेक्ट करना जनरेटर के केस में। तो देखिए अब इसकी बात कर लें, ये किसका बना होता है ब्रश? ये कार्बन का बनाया जाता है भैया, ये याद रखिएगा। फिर कार्बन का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कार्बन सॉफ्ट, नर्म होता है, तथा ये सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है। सेल्फ लुब्रिकेटेड क्यों जरूरी है? देखिए जरा ध्यान से, कम्यूटेटर जो है, देखिए कम्यूटेटर आर्मेचर से जुड़ा होता है, आर्मेचर के सॉफ्ट पे ही कम्यूटेटर को वाउंड किया जाता है। यानी कि कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर वो क्या कर रहा होता है? वो रोटेट कर रहा होता है, रोटेटिंग होता है। लेकिन जो ब्रश होते हैं, ब्रश स्थिर होते हैं। तो जरा देखिए, अगर ब्रश स्थिर है, कम्यूटेटर घूम रहा है, तो यहाँ बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ना, फ्रिक्शन, घर्षण जन्म लेगा ना। तो घर्षण को कम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है।
आपके बाइक में जो ऑयल डाले जाते हैं, लुब्रिकेट ऑयल, उसका भी काम यही होता है, घर्षण को कम करना। तो जहां भी दो चीजें, दो पार्ट, एक आपका गति में हो, दूसरा स्थिर हो, तो अगर वो दोनों आपस में जुड़े हैं तो उनके बीच में क्या चीज की जरूरत पड़ती है? लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कार्बन सेल्फ लुब्रिकेशन का भी कार्य करता है, और इसका प्रतिरोध भी क्या रखते हैं? उच्च रखते हैं। तो ये चीज आप कार्य सिद्धांत में पढ़ेंगे बेटा, कि कम्यूटेशन प्रोसेस जब होता है तो उस समय आर्मेचर में मतलब एक आर्मेचर कॉइल शॉर्ट हो जाती है, जिससे कि करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है कलेक्ट करते वक्त। तो ये सब डीप में बातें होंगी। तो छात्रों, आप अभी इतना ही, ठीक है, और हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। तो छात्रों, मैं यही कहना चाह रहा था कि TG2 की तैयारी, TG2 की देखिए अभी कौन सी वैकेंसी आई है? अभी तो आई है यूपी RVUNL, है ना? ठीक है, 2022 की। तो इसकी वैकेंसी के लिए, इसमें जो भर्ती आई है, हमारे कोचिंग में ऑफलाइन क्लास भी चलती है और ऑनलाइन भी चल रही है। ऑफलाइन में भी बहुत से छात्र आ रहे हैं और ऑनलाइन भी बहुत से छात्र ने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो जिन बच्चों को सुगमता है, हम लखनऊ आलमबाग में हैं, अगर वो क्लास में आ सकते हैं तो वो तो सबसे बढ़िया होता है, वो क्लास हमारे पास भी है। लेकिन कुछ छात्र जो बहुत दूर रहते हैं, जिनका आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लें हम फीस की, कि कितना फीस हम रखते हैं। तो देखिए, हमारी फीस जो है वो 1999 रुपये है। लेकिन जो स्टूडेंट 15 अगस्त से पहले अगर एडमिशन लेंगे ऑनलाइन, तो उनकी फीस है 1499 रुपये। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ UPRVNL ही नहीं, अपकमिंग आने वाली मेन वैकेंसी कौन सी है? UPPCL। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आपने अपना समय दिया इसके लिए। अच्छा, एक और चीज, इसके लिए धन्यवाद आप सारे बच्चों को। आप मेहनत करेंगे, उम्मीद है आप मेहनत करेंगे और आप एक दिन सफल जरूर होंगे। धन्यवाद।